आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एम करीम का सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर को कवर करेंगे। इसमें हमारा आज जो क्वेश्चन का सॉल्व हम लोग करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है, यानी प्रीवियस के जो 4 पार्ट है उसमें ये सारे सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है टू ब्लॉक N and M of mass 6 kg and 4 kg respectively kept as shown in figure on a smooth horizontal surface. When a maximum force P equal to 29.4 Newton is applied to the lower block, then they move together. Calculate the coefficient of friction between the surface and the block. अब देखिए यहाँ पे करना क्या है बेसिकली, पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर हमारे पास ये है, 2 ब्लॉक है। एक आपका M जो है वो 6 kg का है ना, M की वैल्यू कितना है 6 kg, ओके, और N की वैल्यू कितना है 4 kg, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना N एंड M, यानी नीचे वाला 6 kg है और इसके ऊपर वाला हमारे पास 4 kg है, ओके, दिस इज 4 kg। और इस पे एक फोर्स लग रहा है जो P इक्वल टू 29.4 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है। When a maximum force P equal to 29.4 Newton is applied to the lower block, then they move together. Okay, दोनों साथ मूव करते हैं। Calculate the coefficient of friction. Basically हमें म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि ये सरफेस जो है, बेसिकली ये सरफेस जो कैसा है, स्मूथ है। ओके, दिस सरफेस इज स्मूथ। अब देखिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अलग अलग, इन दोनों ब्लॉक को बिल्कुल अलग अलग करके हम लोग समझते हैं, जिससे हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगा। सपोज दिस इज 6 kg ब्लॉक और 4 kg ब्लॉक को थोड़ा मैं ऊपर बनाता हूँ ताकि एफबीडी हमें सही सही दिख सके। अब अगर ध्यान से देखिए तो आपके पास जो फोर्सेज है, इस पे तो P फोर्स लग रहा है और दोनों साथ साथ मूव करता है। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ने कह रहा है जब P फोर्स लगता है 29.4 न्यूटन तो दोनों साथ चलने लगता है। इसका मतलब क्या है, अगर इसका एक्सेलरेशन A है तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना है, A है, क्योंकि साथ चल रहा है। तो जब ये A एक्सेलरेशन से चलेगा तो इस पे P जो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण नहीं चलेगा ना, इन दोनों के, क्योंकि इस पे तो कोई डायरेक्ट फोर्स लग नहीं रहा है। ये 6 kg, इस पे कौन सा फोर्स लगाए, फ्रिक्शन। तो बदले में 4 kg ब्लॉक पे 6 kg पे क्या लगाएगा, पीछे की ओर फ्रिक्शन लगाएगा। अब अगर हम लोग 6 kg के लिए अगर इक्वेशन लिखना चाहें, अगर 6 kg वाले ब्लॉक के लिए अगर इक्वेशन लिखना हो तो P माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, बेसिकली एफ नेट इक्वल टू एम ए हम लोग यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या यूज करें, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो P की वैल्यू हमारे पास गिवन है m इंटू ए, मास की जगह हम लोग क्या रखेंगे 6a। तो P माइनस एफ इज इक्वल टू 6a, ये इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह 4 kg ब्लॉक के लिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 kg ब्लॉक पे देखिए एक ही फोर्स लग रहा है, वो है फ्रिक्शन। तो यहाँ पे सिंपल F इक्वल टू एम ए कर लेंगे, मास कितना है 4 इंटू ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे F से F तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास P इज इक्वल टू कितना आ गया 10a, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू P बाई 10 आएगा, P बाई 10, और P की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 29.4 बाई 10, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगा वो 2.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 2.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गया। अब जब हमारे पास एक्सीलरेशन पता है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है फ्रिक्शन कितने के बराबर होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितना है फ्रिक्शन की वैल्यू तो हमने म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर है। तो पहले तो हम लोग फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जरा देखिए, अगर इक्वेशन नंबर 2 को आप ध्यान से देखिए तो अपने पास इक्वेशन 2 से अगर मैं सॉल्व करूं, इक्वेशन 2 को अगर सॉल्व करूं तो यहाँ से हम लोग फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, F इज इक्वल टू 4a है, ठीक है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू 4 और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है 2.94। तो यहाँ से 8, यहाँ से हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये 12 के आसपास हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए हम लोग कैलकुलेट ही कर लेते हैं इसको एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास 2.94 इंटू
4 अगर हम लोग करें तो हमारे पास आंसर आएगा 11.76। ओके, सो 11.76 हम लोग लिख लेते हैं फिलहाल के लिए यहाँ पे 11.76। तो ये हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू है, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 12 कर लेते हैं ना, 12 कर लेते हैं। तो देखिए अब फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या है, म्यू इनटू नॉर्मल। तो चूंकि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, अदरवाइज कैलकुलेशन लेंदी आएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए आप 11.76 भी ले सकते हैं। तो ये 12 इज इक्वल टू अपॉन नॉर्मल, म्यू यहीं छोड़ देते हैं, नॉर्मल को इधर भेज देते हैं। तो नॉर्मल की वैल्यू कितना है जरा देखो, नॉर्मल ये है ना 4, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नीचे mg लगेगा तो बदले में ऊपर नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल इक्वल टू mg और मास कितना है 4 इंटू जी, कितना हो जाएगा 40। तो म्यू इज इक्वल टू 12 अपॉन 40 अगर करेंगे तो ये हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 40 करेंगे तो 0.3 के आंसर आएगा। ओके, सो 0.3 इज योर आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे क्वेश्चन पेपर खुद से बना के ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 पे जब हम लोग चलते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस तरह का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। पूरे एम करेंगे बुक का मेरा टारगेट है कि आने वाले टाइम में इसको पूरा कवर करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। A body take twice the time to slide down a rough inclined surface than it takes to slide down a smooth inclined surface. Calculate the coefficient of friction of the rough surface if angle of inclination is 45 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम लोग दो इंक्लाइंड सरफेस बनाते हैं, एक स्मूथ बनाते हैं और एक रफ। दोनों सेम इंक्लाइंड है 45 डिग्री। अगला भी हमारे पास कितना है 45 डिग्री ही है। ओके, ये भी 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे बॉडी टेक ट्वाइस टाइम टू स्लाइड डाउन। तो पहले तो यहाँ से सपोज यहाँ से कोई बॉडी नीचे आता है ना, तो नीचे अगर आएगा तो यहाँ से नीचे आने में लेट से कि कुछ टाइम लगेगा t। ओके, ये स्मूथ वाला सरफेस हमारा है ना, स्मूथ, और ये रफ वाला सरफेस इसको मान लेते हैं। तो ये हमारा रफ वाला सरफेस है। तो इसमें भी वही कहानी है, ये ब्लॉक यहाँ से चल के आएगा, लेकिन अब की बार क्या है सरफेस रफ है तो इसको नीचे आने में मतलब सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, दोनों सेम इंक्लाइन प्लेन है तो डबल टाइम लग रहा है, ट्वाइस। मतलब अगर इसमें t लग रहा है तो यहाँ पे टाइम 2t लगेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसमें कहानी है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे s की वैल्यू निकालते हैं। दोनों ही कंडीशन में s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाइए। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं, और इस केस में भी हम लोग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं। अप्रोच हमारा क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये देखिए। बेसिकली चूंकि सेम इंक्लाइन प्लेन है, यानी दोनों के लिए डिस्टेंस जो है हमारे पास क्या है, डिस्टेंस सेम है। तो मैं दोनों ही कंडीशन में ये s की वैल्यू लिखूंगा और लास्ट में दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूंगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर स्मूथ है तो स्मूथ वाले का नीचे की ओर एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा के बराबर होता है। ओके, जी साइन थीटा के बराबर एक्सेलरेशन होता है हमारा। लेकिन जो रफ है यहाँ पे अगर फ्रिक्शन एक्ट करने लगता है तो इसका हमने पहले के भी सॉल्यूशन में रफ सरफेस पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना हो जाता है, जी और ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये आप याद रखेंगे। सो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ठीक है ना। तो ओवरऑल दोनों ही केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इनिशियल स्पीड तो सभी में 0 है, तो ut तो दोनों ही केस के लिए 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा, और टाइम 40 माना है, जी साइन थीटा स्क्वायर। यहाँ पे भी अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखे s इज इक्वल टू ut, तो यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 1/2। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों हमारे पास दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा आंसर, 1/2 g साइन थीटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा 4t स्क्वायर। ओके, ये 2t स्क्वायर का हमारे पास आंसर आ जाएगा 4t स्क्वायर। कुछ कटे पिटेगा तो उसे काटते हैं हम लोग, तो हाफ से हाफ हो जाएगा कैंसिल, g से g भी हो जाएगा कैंसिल, t स्क्वायर से t स्क्वायर भी हो जाएगा कैंसिल। ओके, और तो अब फाइनली अपने पास क्या बच, तो देखिए अब देखिए साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू तो सेम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ मैं साइन थीटा को ही कॉमन निकाल लूँ, तो साइन थीटा 1 माइनस म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा बाई, यहाँ चूंकि इस मैंने क्यों कॉमन निकाला, चूंकि साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 और कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब थीटा 45 है तो हम लोग दोनों को सिमिलर वैल्यू कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 बचेगा, 1 माइनस म्यू। इसको फिर फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करें, और यहाँ पे एक और चीज़ रह गया हमारे पास, ये 4 है ना, यहाँ साइड में 4 बचा हुआ है हमारे पास। तो बेसिकली अब हमारे पास जो टोटल रह गया यहाँ पे, अगर इसको कैलकुलेट करें तो इस साइड तो साइन थीटा 1 टाइम्स पे कट जाएगा 1, और यहाँ भी 4 रह गया है, इज इक्वल टू यहाँ डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए तो बच जाएगा 1 माइनस म्यू, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 को अगर इधर भेजे तो डिवाइडेड बाई 4, तो ये क्या बच जाएगा 0.25 हो जाएगा, 1 को अगर 4 से डिवाइड करें इक्वल टू 1 माइनस म्यू। तो अब म्यू को इधर रख लें हम लोग, 1 माइनस 0.25 करेंगे तो आपके पास आंसर 0.75 आएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में मैं पहले एक चीज़ बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 23 ऐसा है कि इसमें आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैथ्स कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी टू टफ इन दिस क्वेश्चन, बट आई एम टीचिंग यू द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एन इंजन ऑफ मास 10.5 kg, एक इंजन है जिसका मास 10.5 kg है, ठीक है, इज मूविंग अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ अ ग्रेडियंट 5 डिग्री एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर आवर। ठीक है, तो 100 मीटर पर आवर के स्पीड से ये चल रहा है। ठीक है, द इंजन हैज एन इफिशियंसी ऑफ 4% फॉर द कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कोल द इंजन हैज टू बर्न अप इन 1 आवर इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंजन एंड रिलीज 0.1। अब देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन बना दूँ और एक इंजन है जो किसी इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ रहा। ठीक है, तो मान लीजिए ये इस तरह से कोई अपने पास इंजन है जिसका मास काफ़ी हेवी मास है, मास कितना दे रखा है 10⁵ kg। ओके, तो ये इसकी इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी को ईटा से डिनोट करते हैं, वो 4% है। अब इसका सिंपल सा मतलब है जितना इसको एनर्जी देंगे उसमें से 4% को ही ये वर्क में कन्वर्ट करेगा। इफिशियंसी का सिंपल मतलब ये है, आगे चल के आप थर्मोडायनामिक्स वगैरह में पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, कन्वर्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कोल इंजन हैज़ टू बर्न अप इन 1 आवर, मतलब टाइम कितना है हमारे पास, 1 घंटे में कितना, क्वेश्चन कह रहा है 1 घंटे में कितना कोयल को बर्न करना पड़ेगा, और साथ में ये भी दे चुका है कि 1 kg अगर कोल बर्न होता है तो 50,000 जूल एनर्जी ये रिलीज करता है। ठीक है, तो अब देखिए 100 मीटर पर आवर, इस यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है 100 मीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा, मतलब ओवरऑल 1 घंटे में कितना 100 मीटर पर आवर है, तो 1 घंटे में कितना चला होगा ये 100 मीटर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग बोल सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 मीटर चढ़ने में ये इंजन कितना पेट्रोल या जो भी ईंधन है, सॉरी कोल, उसे कितना खर्च करेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जब ये ऊपर की, यहाँ पे इसका एफबीडी हम लोग अगर बनाएंगे, तो एफबीडी जब बनाएंगे तो देखिए एफबीडी बनाने पर हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट निकल के। सबसे पहले तो हमने
यहाँ 5 डिग्री एंगल बना रहा है, उसे लिख लेते हैं, दिस इज मेकिंग 5 डिग्री, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है। तो सबसे पहले तो कितना फोर्स लगेगा इसको ऊपर चढ़ाने के लिए, तो कितना फोर्स लगेगा, तो ये ऊपर जब चढ़ेगा तो किसी भी बॉडी पे इस डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन पे कितना फोर्स लगता है, mg sin थीटा के बराबर। सबसे पहले तो mg sin थीटा इसको लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी, चूंकि mg का जब आप कंपोनेंट करेंगे mg नीचे आएगा, mg sin थीटा इधर, mg cos थीटा इधर, और चूंकि फ्रिक्शन भी है तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी इसमें एक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए अब हम लोग यही बेसिकली करने वाले हैं कि ये फोर्स, तो सबसे पहले तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले तो हमने ये पता चल गया कि अगर इस इंजन को ऊपर चढ़ना है तो फोर्स कितना हो जाएगा, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन के बराबर फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन के बराबर जब फोर्स हो जाएगा हमारे पास, तो कर लेते हैं, यहाँ देखिए यहाँ हमारे पास फोर्स की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, mg, तो mg कितना हो जाएगा, फोर्स की जगह mg sin थीटा है ना, तो देखिए m तो 10 टू द पावर 5 g sin 5 डिग्री, ये अभी सिर्फ फोर्स निकाल रहे हैं, प्लस फ्रिक्शन फोर्स भी चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर, तो म्यू तो 0.1 दे रखा है, नॉर्मल ऐसे केस में कितने के बराबर होता है, नॉर्मल ऐसे केस में होता है mg cos थीटा के बराबर है ना, mg cos थीटा के बराबर है ना, तो यहाँ पे हम लोग mg cos थीटा रखेंगे। ये आपको पता होगा इंक्लाइन प्लेन पे, देखिए मैं अलग पेज में बताता हूँ। बेसिकली जब भी कोई बॉडी इस तरह से चलता है तो उस पर किस तरह से फोर्सेज एक्ट करते हैं, देखिए एक तो mg नीचे एक्ट करेगा, जब mg नीचे एक्ट करेगा तो दो कंपोनेंट इसका इधर आएगा, एक हो जाएगा mg cos थीटा और एक हो जाएगा mg sin थीटा, है ना इस केस में, और नॉर्मल ऐसे लगता है तो नॉर्मल क्या होगा, mg cos थीटा के बराबर। इसी कारण इस क्वेश्चन में जो हमने फ्रिक्शन कैलकुलेट किया है म्यू इंटू नॉर्मल, तो मैं नॉर्मल के जगह म्यू mg cos थीटा पुट कर रहा हूँ, और ये mg sin थीटा तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ के कारण इंक्लाइन प्लेन पे नीचे लगेगा, तो ओवरऑल ये बॉडी जब आगे चलेगा तो पीछे की ओर खींचने वाले फोर्सेस के कौन कौन है, mg sin थीटा और फ्रिक्शन, तो ये दोनों मिलके जितना पीछे लगा रहा है एटलीस्ट उतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा तभी ये बॉडी चलेगा, तो यही काम हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो फोर्स हो गया mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन का फोर्स कितना हम लोग ले ले 0.1 इंटू m कितना है 10 टू द पावर 5 और g की वैल्यू g ही रहने देते हैं cos 5 डिग्री, तो ये तो हो गया हमारे पास फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना, तो 100 मीटर ये चलना है ऊपर, तो इंटू 100 कर देते हैं, तो इतना ये क्या कर रहा है, इतना एनर्जी ये खर्च कर रहा है, ठीक है। अच्छा उसके साथ हम लोग एक और चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि इसकी इफिशियंसी 4% है, 4% है, मतलब यहाँ पे बेसिकली अगर 100 है, टोटल 100% है, तो उसमें से 4% को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहा है। इट मीन्स व्हाट, ये 25 अगर 100 है तो 100 का सिर्फ 25 अमाउंट ही, तो अगर 100 जूल दे रहा है तो 4% का मतलब यही हो गया है ना, सिर्फ 25 अमाउंट ही 25 ही ये खर्च कर पा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इंटू 25 भी कर देंगे क्योंकि इस टोटल एनर्जी का इतना ही खर्च कर रहा है। दूसरा इसको डिवाइडेड बाई 50,000 करेंगे क्योंकि ये टोटल एनर्जी वो खर्च कर रहा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 kg में 50,000 जूल वो कर रहा है, तो टोटल एनर्जी तो इतना खर्च किया, उसको 50,000 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग करने क्या वाले हैं कि इसका जो कैलकुलेशन है ये आपको विदाउट कैलकुलेटर पॉसिबल नहीं है क्योंकि sin 45 और cos 45 हमें याद नहीं होता है, तो ठीक है ओवरऑल आप कॉन्सेप्ट याद करके क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज कैलकुलेटर टू कैलकुलेट। ओके चलिए मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो 23 तक हमने सॉल्व किया, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24। ओके वेयर इज 24 नंबर क्वेश्चन, ओके हियर 24 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। 24 नंबर क्या है, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज पुल्ड बाय अ फोर्स। अच्छा इसके लिए भी हमें एक रफ स्केच चाहिए। टेन kg है ना,
10 kg is pulled by a force P as shown. If the frictional force is 5 Newton and if the block moves up with an acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then calculate the value of force P. तो बेसिकली ये P फोर्स इस डायरेक्शन में कोई P फोर्स लग रहा है जो कि एंगल बना रहा है 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हम लोग इस P का क्या करेंगे, पहले तो P का कर लेते हैं कंपोनेंट करिएगा। तो देखिए P का कंपोनेंट अगर करेंगे तो हमारे पास कंपोनेंट कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे 90 डिग्री पे इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको मिटाते हैं, थोड़ा सही से कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। देखिए ये रहा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। तो जो थीटा से चिपका है उसे कॉस थीटा बोल देंगे और दूसरा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। दूसरा एक फोर्स नीचे mg लगेगा, तो इस mg का आप कंपोनेंट करोगे तो ऐसे हो जाएगा mg, ये वाला थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। ओके, तो ये ओवरऑल अपने पास डाटा है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ने क्या पूछा है। फ्रिक्शनल फोर्स भी क्वेश्चन में हमने दे रखा है, यानी इन पे पीछे की ओर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो भी गिवन है। तो पूछा है देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स P। तो सिंपल यहाँ पे देखिए P की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये P कितने के बराबर हो जाएगा, P cos थीटा इज इक्वल टू F प्लस mg साइन थीटा। ओके, P cos थीटा जो होगा वो F प्लस mg साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे चूंकि cos 30 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ मास भी 10 दे रखा है, तो P cos 30 की वैल्यू √3/2 पुट कर लीजिए। फ्रिक्शन फोर्स तो ऑलरेडी दे रखा है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, वो 5 दे रखा है। 5 प्लस mg यानी 10 × 10 और साइन 30 के वैल्यू कितना दे रखा है, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगा 1/2, 5 टाइम्स कट जाएगा। P √3/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 50, है ना, 5 प्लस 50, P √3/2 इज इक्वल टू 55, P √3 इज इक्वल टू 1110, ठीक है, P इज इक्वल टू 1110/√3। अब इसको आप डिवाइड कर लोगे तो आपके पास जो आंसर बुक में दे रखा है ये आपके पास √3 की वैल्यू रख के कैलकुलेट करोगे तो 120 न्यूटन के अप्रॉक्स में आंसर ये आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। तो जस्ट कीप द स्क्रीनशॉट। ओके, मैं इसे मिटाता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए कैसे सॉल्व करें। 25 में देखिए ये 5/4/3 दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे होता क्या है, जनरली आपको दिक्कत कहाँ पे आता है कि अगर यहाँ एक 10 kg का ब्लॉक रखा है, 10 kg का, और इधर P फोर्स लग रहा है और ये आपके पास 4 है और ये 3 है, इट मीन्स थीटा कितना है, साइन 53 डिग्री का वैल्यू होता है। यहाँ पे आपके पास 4 और 3 है। देखिए एक ट्रायंगल है जिसमें आपके पास अगर ये 4 है और ये 3 है तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 5 होगा, 5 होगा। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 यानी 53 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो ये एंगल हमें है ना ये 53 डिग्री। ऐसा ही क्वेश्चन HCB में भी है, तो एंगल हमारे पास 53 डिग्री है। अब हम लोग इसको सॉल्व आउट करते हैं। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास P फोर्स की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ तो सिंपल है, देखिए नीचे फिर से उसी तरह से mg लगाइए, तो इधर की ओर आपके पास ये थीटा है मतलब 53 डिग्री है, तो ये mg cos थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा। और ऊपर की ओर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पीछे फ्रिक्शन लगेगा। और हमने कैलकुलेट क्या करना है इसमें, कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड व्हिच विल जस्ट मूव द ब्लॉक ऑफ द प्लेन, यानी P की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, P इज इक्वल टू एटलीस्ट ऊपर जितना फोर्स लग रहा है तो नीचे वाले सारे फोर्सेज के सम के बराबर। तो mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन,
है ना। तो फ्रिक्शन का मतलब म्यू इंटू नॉर्मल होता है, तो हम लोग यहाँ साइड में फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, म्यू इंटू नॉर्मल। इस केस में नॉर्मल कितने के बराबर है, नॉर्मल इधर लग रहा है, तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एफ इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो देखिए पी, ओके, तो ये तो रहा पी, और एम जी साइन, एम मास कितना दे रखा है हमारे पास, मास है मास दे रखा है हमारे पास 10 इंटू जी की वैल्यू 10, और साइन थीटा साइन 53 डिग्री, प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू कितना है, म्यू दे रखा है क्वेश्चन में 0.25, एम कितना हो जाएगा 10, जी की वैल्यू भी 10, और कॉस 53 डिग्री। ठीक है, cos 53 का वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 53 जो होगा वो 3/5 हो जाएगा। तो सारी की वैल्यू 100 इंटू 4/5 प्लस 0.25 इंटू 100 इंटू cos 53 का वैल्यू कितना 3/5। तो 5 से ही कट जाएगा 20 टाइम्स में, ये 5 से 20 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा आपके पास, ओवरऑल आप कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रोक्स 95 न्यूटन के आसपास आंसर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 25, एंड इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप बहुत दिन बाद अगर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको सॉल्यूशन अपलोडेड है। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।